हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिग्नेश पटेल, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़। एंड फिर से हम आ गए हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के नए वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो कंटिन्यूएशन पार्ट है हमारे प्रीवियस वीडियो का। अगर आपने हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 मिस कर दिया हो तो पार्ट 1 वाले वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 वाले वीडियो को देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, किसने डेवलप किया है, वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो है वो इंक्लूड करता है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो चलिए इन टेक्निक्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक में टेलर ने प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन फंक्शन को सेपरेट कर दिया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे फ्लो चार्ट देख सकते हो, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में दो डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में 8 डिफरेंट फोरमेन्स बनाए गए हैं, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और ये सारे फोरमेन्स वर्कर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। यहाँ कई बार फोरमैन वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप सोच रहे होंगे ये फोरमैन क्या होता है। फोरमैन की पोजीशन मैनेजर से लोअर होती है और वर्कर्स से ऊपर होती है। इन शॉर्ट में इसे समझे तो फोरमैन इज एन एम्प्लॉय बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देर आर 8 फोरमैन्स। नाउ द क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज, ये 8 फोरमैन्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ दिस फोरमैन। अंडर प्लानिंग इंचार्ज, नंबर 1 है रूटीन क्लर्क। रूटीन क्लर्क जो है वो मैनुअल वर्क का सीक्वेंस, यानी कि कौन सा काम किसके बाद करना है, वो स्टेप्स प्रिपेयर करता है। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव इंस्ट्रक्शंस जो ज़रूरी होते हैं कोई भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नंबर 3, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये फोरमैन डिसाइड करता है कि टास्क कब स्टार्ट करना है और कब कंप्लीट करना है। नंबर 4, डिसिप्लिनेरियन। ये फोरमैन देखता है कि जॉब सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर में कंप्लीट हो। नेक्स्ट है अंडर एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नंबर 1, गैंग बॉस। ये फोरमैन देखता है कि जो मशीन्स, टूल्स या कोई भी रिसोर्सेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो टाइम पे अवेलेबल हो विदाउट एनी डिले। नंबर 2, स्पीड बॉस। ये फोरमैन इंश्योर करता है कि टाइम पे टास्क कंप्लीट हो। नंबर 3, रिपेयर बॉस। दिस फोरमैन सीज दैट जो मशीन्स या टूल्स अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन वो वर्किंग कंडीशंस में हो। इन शॉर्ट, this foreman maintains machines and tools required for the production. Number 4, inspector. This foreman sees that जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्वालिटी को मेंटेन करके ही हो। तो सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक टेक्निक है जहां हर बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जिससे कि आउटपुट मैक्सिमाइज हो। यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट तभी पॉसिबल है जब करेक्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हो रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ऑल्सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी से ही नहीं है, बट इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट साइज, टाइप, weight of the production. Basic objective of standardization is to maintain quality standards और मैन एंड मशीन्स के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना। नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इट मीन्स अननेसेसरी प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, साइज, टाइप को एलिमिनेट करना। इसको हम एक फिक्शन एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए आपकी एक स्वीट की शॉप है और वहाँ आप 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स को सेल कर रहे हो। उन 100 स्वीट्स में से सिर्फ 20 स्वीट्स ही ऐसी है जो मार्केट में सेल हो पाती है। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग 100 टाइप्स ऑफ स्वीट, उन 80 अनपॉपुलर टाइप्स ऑफ स्वीट्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हम 20 सेलिंग टाइप ऑफ स्वीट्स पे फोकस कर सकें। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। यूएसए की एक पेपर कंपनी ने 2000 वैरायटी ऑफ पेपर्स को रिड्यूस किया था टू ओनली 200, जिससे कि कंपनी को पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिला था। नंबर 3, मेथड स्टडी। इस टेक्निक में बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया जाता है जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम हो और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। यहाँ टेलर ने एम्फसाइज किया है कि रूल ऑफ थंब से प्रोडक्शन मेथड को डिसाइड करने से बेटर है डिफरेंट मेथड्स को ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किया जाए और जो मेथड मैक्सिमम बेनिफिट्स दे एट मिनिमम कॉस्ट उसे सेलेक्ट किया जाए। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर हैं जहां प्रोडक्शन 2 मेथड से किया जा सकता है। वन इज थ्रू लेबर एंड द अनदर वन इज थ्रू मशीनरीज। यहाँ दोनों मेथड्स में से मैनेजमेंट के लिए बेस्ट जो मेथड होगी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट दैट शुड बी इवेल्युएटेड और जो मेथड में मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले एट लीस्ट कॉस्ट दैट शुड बी सेलेक्टेड। नंबर 4, मोशन स्टडी। इस टेक्निक में प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता है। इन दिस मेथड अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट किया जाता है जिससे कि टाइम की वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके और वर्क को एफिशिएंटली कंप्लीट किया जा सके। टेलर ने सजेस्ट किया है कि एक एवरेज वर्कर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म कर रहे हो। जब वो वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी सारी मूवमेंट्स को नोट डाउन करना चाहिए। इस प्रोसेस को डिफरेंट वर्कर्स पे सेवरल टाइम्स परफॉर्म करना चाहिए। सारी मूवमेंट्स को नोट डाउन करने के बाद प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहिए और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट किया जा सके। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व कर रहे हो वाइल ही इज़ परफॉर्मिंग हिज जॉब, तो ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि वर्कर्स को फ्रीक्वेंटली बेंड होना पड़ता है फॉर गेटिंग हिज टूल बॉक्स जो उसके टेबल के नीचे रखा है। यहाँ एक स्टूल प्लेस किया जा सकता है एम्प्लॉय के टेबल के बाजू में जिससे कि एम्प्लॉय को बार बार बेंड ना होना पड़े और उनका टाइम एंड एनर्जी सेव हो जाए जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके। नंबर 5, टाइम स्टडी। इन दिस मेथड स्टैंडर्डाइज टाइम डिटरमाइन किया जाता है टू परफॉर्म द जॉब। इस टेक्निक के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं टास्क परफॉर्मेंस के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत है और वो ये टास्क कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, अलॉन्ग विद दैट इंसेंटिव स्कीम्स एंड ऑल्सो लेबर कॉस्ट को भी डिटरमाइन किया जाता है। टेलर ने सजेस्ट किया है कि किसी भी जॉब को कंप्लीट करने का स्टैंडर्डाइज टाइम मैनेजर के विल या विश पे डिसाइड नहीं होना चाहिए बट इट शुड बी डन थ्रू द टाइम स्टडी। टेलर ऑल्सो सजेस्टेड दैट टाइम स्टडी कंडक्ट करने के लिए एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय कीपिंग द स्टॉप वॉच इन द हैंड वी शुड नोट द एवरेज टाइम। इस प्रोसेस को बहुत सारे वर्कर्स पे सेवरल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा ताकि एवरेज टाइम निकाला जा सके। ऑल्सो दैट टाइम शुड बी टेकन एज द स्टैंडर्डाइज टाइम टू परफॉर्म द जॉब। नंबर 6, फटीग स्टडी। दिस टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमाइन के एम्प्लॉयज़ को कितना रेस्ट इंटरवल्स मिलना चाहिए टू कंप्लीट द टास्क। रेस्ट इंटरवल्स से वर्कर्स अपना लॉस स्टेमिना रीगेन कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 3 शिफ्ट में काम हो रहे हैं और वर्कर्स एक शिफ्ट के बाद थक जाते हैं, तो यहाँ कंपनी उन वर्कर्स को फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट में काम दे सकती है और सेकेंड शिफ्ट में द कंपनी कैन गिव देम प्रॉपर रेस्ट इंटरवल। या तो ऑर्गेनाइजेशन
ये भी कर सकती है कि शिफ्ट के बीच में छोटे छोटे रेस्ट इंटरवल्स वर्कर्स को दे, अगर कंपनी को लगता है कि वो ऐसा करके एम्प्लॉयज़ को फ्रेश कर सकते हैं। नंबर 7, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स को प्रोडक्टिविटी के आधार पर सेपरेट किया जाता है और उनको वेजेस भी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। इस टेक्निक में स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे सेट किया जाता है और दो पीस वेज रेट एस्टेब्लिश किए जाते हैं। नंबर 1, हायर फॉर दोज हु अचीव हायर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। नंबर 2, लोअर फॉर इनएफिशिएंट एंड स्लो वर्कर्स। तो चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड आउटपुट 10 पर यूनिट्स फिक्स किया गया है, यानी कि एक वर्कर को मिनिमम 10 यूनिट्स पर डे बनाने हैं और स्टैंडर्ड रेट 50 पर यूनिट सेट किया गया है। अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट जो 10 है वो मैन्युफैक्चर करता है तो उसको ₹500 मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 50, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर कोई एम्प्लॉय 12 यूनिट पर डे मैन्युफैक्चर करता है जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उसे हायर रेट मिलेगा। ही विल गेट 12 मल्टीप्लाई बाई 60 जो है ₹720। और अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड यूनिट से लेस प्रोडक्शन करता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा बाय पेइंग लेस देन द स्टैंडर्ड रेट। लेट्स सपोज इट टू बी ₹40 पर यूनिट, सो ही विल गेट 40 इंटू 8 दैट इज ₹320। ये जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है वो मोटिवेट करेगा वर्कर्स को टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड अर्न मोर। तो बस व्यूवर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।